दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है तल्ला देश का नरभक्षी बाघ, जिसके कई हिस्से मैं सुना चुका हूँ। कुछ पार्ट्स पिछले एपिसोड्स में हैं। ये जिम कॉर्बेट द्वारा लिखित किताब जो द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ का की जो ये लास्ट स्टोरी है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। दीदी बैडियो नानतीनो भूला दाजू सब लोग अच्छा, सब बढ़िया मज्जा में त्यारजू जय हो। सब भले रही ना। चलो सब अच्छी तरह से रहे, सब खुशी से रहे, बिंदास रहे, मस्ती से रहे। तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हम लोग मतलब जिम कॉर्बेट साहब वो सिराऊ जो मरा पड़ा हुआ था वहाँ तक पहुँच गए थे और वहीं से बाघिन थोड़ा आगे बढ़ गई थी। इनकी लगभग लगभग रेंज में थी, लेकिन मौसम ख़राब हो जाने, बारिश हो जाने और रात हो जाने के कारण ये अपने टेंट में वापस आ गए। अगले दिन सुबह ये अपने आदमियों को लेकर के निकले उस जगह पे जहाँ पे वो सिराऊ मरा पड़ा हुआ था। और उत्तराखंड में दोस्तों जो सिराऊ है इसके मांस को बड़ा पसंद किया जाता है। जो उत्तराखंड के जो लोग हैं जो मांस के शौकीन हैं उन्हें घुरड़, काकड़, सिराऊ ये सब खाने में अच्छा लगता है। हालांकि मैंने नहीं खाया कभी सिराऊ, लेकिन सुना है कि बड़ा टेस्टी मांस होता है। और उस जगह पे पहुंचे और इन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि भाई आप लोग अब इसकी सिराओं की जो खाल है इसको उतारना शुरू करें। और उनको आदेश देकर के ये अपना उस दिशा में चले गए जहाँ पे कल बाघिन जिस दिशा में गई थी। ये जो जगह थी दोस्तों, ये दो गहरी सकरी घाटियाँ थी। मतलब सोचिए दो से किस तरह की से समझाऊं। ऐसी घाटियाँ, मतलब यहाँ पे ये ऐसी सकरी और सीधी घाटियाँ हैं। तो पहले ये एक घाटी की में इन्होंने चलना शुरू किया। तो थोड़ा आगे जाने पे मतलब उम्मीद इनको ये थी कि इस रास्ते से बाघिन गई होगी, तो ये भी उसी रास्ते से गए। करीब 100 गज चलने के बाद इन्होंने देखा कि घाटी की जो दीवार है वो बहुत सीधी है और बहुत उठी हुई है एकदम, मतलब चट्टाने हैं सीधी ऊपर तक हैं और पूरी टॉप तक जा रही हैं। और एक घायल बाघ के लिए पॉसिबल नहीं है कि इस खड़ी पहाड़ी, वैसे किसी बाघ के लिए नहीं है, लेकिन ये तो फिर भी जो है एक वो है घाव से पीड़ित, एक हाथ इसका काम नहीं कर रहा है, मतलब लंगड़ा के चल रहा है, इसके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इतनी खड़ी पहाड़ी पे चढ़ना। और वहीं से इन्होंने देखा तो वो जो घाटी के टॉप में एक वाटरफॉल था जो करीब 30 फीट की हाइट से नीचे गिर रहा था। खूबसूरत व्यू था, लेकिन इनको खूबसूरती देखने का टाइम नहीं था। तो ये वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद में ये जब आए तो इनके आदमी इनको दिखाई पड़े जो इनसे करीब 50 गज की दूरी पे थे। तो ये यहीं से इन्होंने आवाज़ दी कि अरे भाई वो लकड़ी वकड़ी जलाओ, वो चूल्हा वूल्हा जलाओ और यार वो केतली चढ़ाओ, पानी वानी गर्म करो, चाय वाय बनाओ, कुछ समथिंग कुछ इस तरह से इन्होंने अपने लोगों को आवाज़ दी और चाय का आदेश दिया। और ये दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। ये जो रास्ता था ये मवेशियों के जाने का रास्ता था। इस पे इनको जो है वो बाघिन के पाँव के निशान दिखाई पड़ने लग गए। अब ये उन निशानों का पीछा करते करते पहुंचे तो वहाँ पे एक चट्टान थी, रॉक। और उस चट्टान के पीछे की तरफ एक गड्ढा था। उस गड्ढे में बाघी वो जो पत्तियां थी वो दबी हुई थी, सूखी पत्तियां, और खून के निशान थे। तो यानी कि कल रात जब बाघिन चढ़ के आई थी वो सीधे जो है यहाँ पे आई थी। इस जगह पे आकर के उसने जो है अपना विश्राम मतलब किया था। अब ये जो है वो शायद वो अभी तक यहीं पे थी। जब इन्होंने अपने आदमियों को आवाज़ दी तब वो उठ के आगे बढ़ गई। अब एक घायल शेर दोस्तों क्या करेगा? एक घायल शेर जब कोई आदमी उसके पास ही चला जाएगा तो वो क्या करेगा बताइए? भविष्यवाणी कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता है। इस बारे में कोई कोई किसी तरह की भविष्यवाणी करना मुश्किल है।
ये डिपेंड करेगा उस बाघ के स्वभाव के ऊपर कि उसका स्वभाव कैसा है। नेचुरल सी बात है भाई, हम जंगल में जा रहे हैं, सामने से शेर आ जाए, क्या होगा, क्या करोगे? अजी हम क्या करेंगे? वही करेगा जो उसने करना होगा। तो वही वाली बात है। और ये भी तय नहीं किया जा सकता कि एक शेर अपने घायल होने के बाद कब तक गुस्से में रहेगा और कब तक अटैक करता है। मतलब कोई समय सीमा उसकी कोई निश्चित नहीं होती है। तो ये अपने वृत्तांत में ऐसे ही बताते हैं कि इन्होंने एक शेर देखा जिसके पाँव में करीब 6 इंच अंदर तक का घाव हो गया था। एक घाव हो गया था और घाव होने के मैं तकलीफ में था, और उसके करीब 5-7 मिनट के बाद में वो अपने टारगेट के ऊपर पूरी तेजी से दौड़ा। उसने अपना 100% दिया, अपना फुल गैलप लेके दौड़ा है और अटैक किया है। ऐसा भी इन्होंने देखा। मतलब उस टाइम वो अपने दर्द वर्द को भूल गया था। और ऐसी एक बात का ये और किस्सा बताते हैं कि उसके जबड़े में जो है भयानक चोट लगी हुई थी। वो शिकार नहीं कर सक रहा था, बहुत परेशानी में पड़ा हुआ था, और उसके सामने से एक आदमी आ रहा था, उसने आने दिया। मतलब एक आदमी उसके लिए जितना नज़दीक जा सकता था उसके नज़दीक तक चला गया, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। तो कुछ भी मतलब नहीं कह। और फिर ये बात अलग है कि ये दोनों बाघ जो है मैन ईटर नहीं थे, ये एक सामान्य से बाघ थे। अच्छा, नरभक्षी बाघ के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता है। अगर उसके चोट गहरी है तो वो अपना पेट भरने के लिए शिकार कर देगा, वो अटैक कर देगा। वो तो है ही आदमखोर। आप अगर उसके नज़दीक से गुजरेंगे वो अटैक कर देगा 100%, क्योंकि नरभक्षी है, उसको पता है आदमखोर है, वो आदमी को खाता है। उसके लिए आदमी कोई विचित्र जीव नहीं है, उसके मेन्यू में है, शामिल हो चुका है आदमी, उसका टेस्ट बन चुका है, आदमी खा लेगा। अच्छा, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ अवस्थाएं। अब मान लीजिए, ये मैंने अपना जो सबसे पहला वीडियो बनाया था कि उत्तरांचल में बाघों का जो आगमन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे बढ़ गया एकदम से इतने। उधर टीचर को भी अटैक कर दिया था और 2 अटैक किए थे उसने इंसानों पे। कई और अभी ये नैनीताल के पास तो ये अपना नौकुचिया ताल में जो है लोग लेपर्ड समझ रहे थे, लेकिन वो टाइगर निकला। तो पहाड़ों की तरफ टाइगर काफ़ी आ चुका है। ये मैंने अपने उन पिछले पहले वीडियो में इस बात को मैंने बड़े क्लियर तरीके से इस बारे में मैंने बताया हुआ है। खैर, अब हम इसी में आते हैं। तो शेर क्या है, या तो घायल हो गया है, शिकार नहीं कर सकता है, भूखा है, भूखे मरने की नौबत आ गई है उसके, तो उसे जो चीज़ दिखेगी यार उसे खाएगा, उसका काम है मांस खाना, वो अटैक कर देगा इंसान पे। या बाघिन है, उसने बच्चे दे रखे, उसके शावक है वहाँ पे, और आप वहाँ से जा रहे हैं तो वो अटैक कर देगी। अच्छा, ये जो अटैक होते हैं ये अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। ये आपको खा जाएगा या वो मैन ईटर है या वो है, ये इस वजह से नहीं होते, वो अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। अमूमन तो जो शेर है बड़ा शाय होता है, ये मैंने बताया पहले वीडियो में भी, बहुत शर्मीली प्रवृत्ति का होता है, घने जंगलों में रहता है और शरीफ स्वभाव का होता है, कहना चाहिए इसे। अगर ये शरीफ नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि लोग जंगलों में जाते हैं, लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, औरतें जाती हैं घास लेने के जाती हैं शेर के जंगलों में। कितने शेर होते हैं, कितने लोग देखते हैं। और इवन जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मैं तो ज़िंदगी आधी जंगलों में कट गई, मैं पता नहीं कितने शेरों की नज़रों में आया हूँगा। और मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग इतनी ट्रैकिंग करते हैं, इतना इधर से उधर, इतनी हम लोगों ने जंगलों में भटके हैं, पता नहीं कितने बार हमारे आमने सामने कोई चीज़ भी होगी हमें नहीं पता। वैसे भी एक बात कही जाती है, जब आप जंगल में एंट्री कर रहे होते हैं तो आपके पास तो 2 आंखें हैं, लेकिन सैकड़ों आंखें आपके वो पहले देख चुकी होती हैं, आपको स्कैन कर चुकी होती है पहले ही, आप उनकी नज़रों में आ चुके होते हैं। चाहे वो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हो, चाहे वो ज़मीन के नीचे अंदर हो, या अपने केव में हो, या जहाँ पे भी हो, झाड़ में हो, तो आप नज़रों पे आ जाते हैं। अच्छा, इससे एक चीज़ और है, शेर सीधे अटैक भी नहीं करेगा। अगर आप मान लीजिए उसके बच्चे हैं वहाँ पे और आप चले गए तो एकदम अटैक नहीं करेगा। वो पहले ग्रोल करता है, वो गुर्राता है, अपनी उपस्थिति का आवाज़ देता है, मैं हूँ यहाँ पे। फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप फिर भी चले जा रहे हैं, फिर वो क्या करता है, दहाड़ता है। अब आप उसकी दहाड़ को भी आप जो है अनसुना कर दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो भी अगर मैनीटर नहीं है
उसकी बात करो तो क्या करेगा, हल्के हल्के हमले करेगा आपके ऊपर और एग्रेसिव दिखाएगा अपने आप को, बहुत ज़्यादा गुर्राते हुए हमले करेगा, बहुत गुस्से में हूँ मैं, यहाँ क्यों आए। और फिर भी आप नहीं मान रहे तो भैया फिर बाघ की कोई गलती नहीं है, फिर आप खुद ही अपनी उसके जिम्मेवार हैं। और शेर की शराफत का एक किस्सा इन्होंने और सुनाया कि ये कालादुंगी में अपने घर से करीब 3 किलोमीटर दूर इनकी बोर नदी बहती है। अपनी बहन मैगी के साथ जो है ये वहाँ पे मछली मारने के लिए गए थे। तो मछली मार रहे थे, मछली मारते हुए इन्होंने दो अपनी ये महाशीर, मैं महाशीर मछली का नाम अक्सर भूल जाता हूँ, आपको ध्यान होगा तो, महाशीर मछली दो अच्छी खासी बड़ी महाशीर मार ली थी। और एक रॉक के ऊपर बैठ के सिगरेट जला के बैठ गए, अपनी बहन को जो है ये फिशिंग करते हुए देख रहे थे। अचानक इनकी नज़र दूर पड़ी, वहाँ से एक हाथी आता हुआ इनको दिखाई पड़ा। जब बहुत गौर से देखा तो इस पर उनको कुछ लोग बैठे हुए दिखाई पड़े, एक महावत और 2-3 लोग बैठे हुए दिखाई पड़े। धीरे धीरे हाथी पास आ गया तो उस हाथी में मिस्टर जोफ हॉफकिंस बैठे हुए थे, जो एक शिकारी थे, इनको अच्छी तरह जानते थे। और .240 बोर की एक छोटी एक हल्की राइफल उसके पास थी, जिससे वो किसी काकड़ या कोई घुरन या कोई जंगली अपना ये अरे मोर, किसी मोर का शिकार कर ले। और इनके कुछ साथी और भी आने वाले थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे ये। तो इन्होंने कॉर्बेट साहब से कहा कि आपको तो साहब इस एरिया का चप्पा चप्पा आप जानते हैं, चलिए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो कॉर्बेट साहब कह रहे हैं कि अपने मतलब भर की हमने मछलियाँ मार ली थी और कोई जाने में परहेज हर्ज कुछ था नहीं, तो मैं भी इनके साथ चला गया। तो हमने पहले वो मैदान पार किया, मैदान पार करके हाथी के पीछे बैठे बैठे हम लोगों ने फिर नदी पार करी। नदी पार करके हम करीब 100 मीटर, करीब 100 गज आगे बढ़े होंगे तो एक जगह पे एक चीतल मरा हुआ था। तो उस चीतल को देखने के लिए हाथी की पीठ से नीचे उतरे और चीतल को देखने के लिए गए। और चीतल का जाके इन्होंने निरीक्षण किया। उसे ना तो कहीं कोई चोट थी, ना वहाँ पे कहीं कुछ खून का निशान था, ना उसको कहीं बाघ के पकड़े का निशान था। तो बड़ा ताजुब हुआ कि इतना जवान ये चीतल ये मर कैसे गया। तो उसको स्नेक बाइट हुआ था, सांप ने काट लिया था, नागराज जंगल में होते ना, तो डस लिया था उससे, तो उससे मर गया था। तो ये उसको देख करके अपने हाथी की तरफ जैसे ही घूमे, अचानक ऐसे घूमते हुए इनकी नज़र यूं एक पत्ते में पड़ी। उस पत्ते में एकदम ताज़ा ताज़ा खून गिरा हुआ था। अब इनकी उत्सुकता बढ़ गई, इंद्रिय काम करने लगी। तो ये उस खून के पीछे 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 चलने लगे। करीब 70-80 गज आगे झाड़ियाँ थी। इन्होंने झाड़ी को ऐसे हटा करके थोड़ा अंदर गए। अच्छा, ये जो अपनी फिशिंग रॉड थी जिससे ऐसे ऐसे झाड़ियों को कर सकते थे, वो फिशिंग रॉड, वो बंसी को ये हाथी पे ही छोड़ के आ गए थे। तो बताते हैं कि ऐसे करके मैंने हाथ किया और यूं करके झाड़ी खोल के ऐसे झाँका, जाने के लिए अंदर यूं किया, तो मुझे एक नर चीतल मरा हुआ दिखाई पड़ा जिसके नए नए सींग निकल रहे थे और उसको खा रहा था एक बाघ। बड़े आराम से बैठे वो उसका भोजन चल रहा था। और मैं जब ऐसे करके झाड़ी मैंने हटाई तो आवाज़ सुन के बाघ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा, मैंने बाघ को देखा। कह कि मैं जड़वत हो गया, मैं खड़ा का खड़ा रह गया, मेरे से ना हिला गया ना डुला गया, मेरी सांस रुक गई, मेरी धड़कनें बंद होने का आ गई, मेरे शरीर में समझ लीजिए लकवा पड़ गया, पैरालिसिस हो गया मुझे, मैं सकते में आ गया एकदम से, ये क्या हो गया। और मनी मन सोचने लगा, जो मैं सोच रहा हूँ यही बाघ भी सोच रहा होगा कि बेटे तुम्हारी मौत तुम्हें ले आई आखिर यहाँ पे, बता तुम अपनी मौत खुद ही बन के आ गए हो यहाँ पे मेरे सामने। यही मैं भी सोचा था, यही बाघ भी सोचा था। लेकिन मैंने बताया ना कि बाघ बड़ा शरीफ होता है। और वो बताते कि मेरी बाघ से जो डिस्टेंस थी, जो दूरी थी, वो मात्र 1-1.5 फीट रही होगी कि यानी कि अगर वो अपना एक पंजा ऐसे करके चला के मार देता जोर से, मेरे सर पे पड़ता और मैं धज्जियाँ उड़ जाती सर की, मेरा सर फट जाता, इतने नज़दीक से मार देता मैं, इतने नज़दीक उसके था, बिल्कुल सामने, ऐसे झाड़ हटाए सामने। तो शेर भी जो है अचानक उछला और एक तरफ कूद के भागा। तो पीछे जो 3 लोग बैठे हुए थे पहले उनको नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने शेर को देखा उछल के कूद के भागते हुए एक दिशा में,
तो महावत चिल्लाया, साहब बाघ है उधर, बाघ है, संभलिए बाघ। उन्हें क्या पता कि जिम कॉर्बेट साहब पहले ही सख्ते में खड़े हैं उसको देख करके। खैर ये वहाँ से वापस आए। खैर तो अब हम आते हैं अपनी असली कहानी पे। ये जो कहानी हमारी चल रही है, ये वापस आए, इन्होंने वापस आकर के चाय पी। जो सिराव था, इनके आदमियों ने सिराव के मांस के हिस्से बना दिए थे अलग 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 अलग, और पैकिंग वैकिंग कर दी थी। अब ये सब चाय वाय पी और बर्तन धो करके ये उस जगह पे गए जहाँ पे काफ़ी खून बाघिन का था। इनके आदमी जो इतने सालों से इनके साथ थे, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था वाइल्ड लाइफ का, और ये सब शेर वगैरह का काफ़ी मतलब उनको एक्सपीरियंस हो गया था। वो भी ये समझ लीजिए एक तरह से एक अच्छे ट्रैकर और एक अच्छे हंटर की तरह रेडी हो चुके थे। तो वो बोल रहे थे कि साहब, माना कि ये जो है ये घाव ये सतही है, मान लिया, लेकिन जिस हिसाब से इसका खून गिर रहा है ना, ये बाघ ज़्यादा देर जिंदा रहने वाला है नहीं, ये बाघ अपने आप मर जाएगा। लेकिन कॉर्बेट साहब का मानना ऐसा नहीं था। कॉर्बेट साहब बोल रहे थे कि मेरा मानना ये था कि ये बाघ जो है जल्दी ठीक हो जाएगा, और ठीक होते ही सबसे पहला काम ये इस इलाके को छोड़ देगा, क्योंकि इस इलाके में इसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, और अगर ये एक बार हमारी रेंज से चला गया तो फिर हमें इसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। और अभी तक ये बाघिन जो है ये अपनी किस्मत से बच रही है। इसको 2 बार इतनी ऊंची ऊंची चोटी से गिर गई, गोली से नहीं मरी, तो ये अभी तक अपनी किस्मत से जिंदा है। जब भगवान की मर्जी होगी ये तभी ऊपर जाएगी। तो इन्होंने सराउंडिंग में जो इनका फॉरेस्ट था, इन्होंने उसका पूरा निरीक्षण किया, उस एरिया की तरफ देखा जिस तरफ बाघिन गई थी, और फिर पूरी पहाड़ी को देखा, निरीक्षण किया, और फिर अपने आदमियों से बोला कि भाई तुम लोग ऐसा करो, ये जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी के टॉप पे जाओ, और उस टॉप पे जो पेड़ हैं उस पे जाकर के ऊंचाइयों में बैठ जाओ, और वहां से जो है नज़र रखो मेरे पे भी, और जो भी हरकत जंगल में हो उस पे भी। अगर तुम्हें कोई असामान्य से कुछ ऐसी हरकत दिखाई पड़े तो सीटी बजा देना। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि हम पहाड़ी लोगों को सीटी बजाने में हम बहुत मास्टर होते हैं, बड़ी अच्छी सीटी बजा लेते हैं, दांतों के बीच से, दांतों से सीटी बजा लेते हैं। पता नहीं दोस्तों, मुझे तो आज तक नहीं आई सीटी बजानी। ना सीटी जिंदगी में कभी नहीं आई बजानी, आज तक नहीं बजा पाया सीटी। मेरी छोटी बहन बजा लेती है, वो ऐसा करती है, बड़ी प्यारी सीटी बजाती है। मेरे को सीटी बजानी नहीं आई तो नहीं आई। कई बार कोशिश करी सीखने की, वो बोलते तले के नीचे लाओ, हाथ को यहाँ लाओ, वहाँ लाओ, और अब आप सोच रहे होंगे कि आज जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को ऐसे कैसे भेज दिया पहाड़ी की तरफ, वहाँ पे तो मैन ईटर थी, और ऐसे कैसे वो अकेले, और उनका गन भी नहीं। तो जिम कॉर्बेट साहब बताते, मैंने जिस दिशा में, जिस तरफ से उनको चढ़ने के लिए बोला, वो बड़ा खुला खुला सा एरिया था, और वहाँ पे किसी तरह का कोई झाड़ वाड़ कुछ ऐसा नहीं था जिस वजह से कि बाघिन का मूवमेंट हमें ना दिखाई पड़े। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, वो आसानी से ऊपर अपना चले गए थे। उस चट्टान पे के पीछे गड्ढे पे जहाँ पे इनको बाघ के निशान मिले थे, वहाँ से बाईं ओर पहाड़ के ऊपर की तरफ इन्होंने चलना शुरू किया। अच्छा, ये एक चीज़ आता है, जो जंगल का जो ज्ञान है वो कोई विज्ञान नहीं है। मतलब जंगल को आपको फील करना पड़ेगा, जंगल में को आपको महसूस करना पड़ेगा, आपको जंगल में जाके रहना पड़ेगा। आप अगर किताब में जंगल पढ़ना चाहें, फॉरेस्ट, तो वो आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए, इसको फील करने के लिए आपको जंगल में रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको बार बार जंगल आना पड़े, कई बार जंगल आना पड़े, अनिश्चित काल के लिए जंगल आना पड़े, लेकिन फिर भी जो है आप जंगल को आत्मसात नहीं कर पाएंगे, आप फिर भी जंगल को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। जंगल ये किसी भी हालत में इजी सब्जेक्ट नहीं है। और यही बात लागू होती है एक बाघ के पद चिन्हों के लिए भी। हालांकि एक किसी जानवर का पीछा करने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग मतलब बाघ का पीछा करना या किसी घायल जानवर का पीछा करना, उसके 2 ही मूल मंत्र हैं। या तो उसके खून के धब्बे होंगे, उनको देखते हुए जाइए,
या धब्बे नहीं होंगे। अगर खून के धब्बे हैं फिर तो सही है। और कॉर्बेट साहब का कहना है कि मैंने और भी कई तरीके ईजाद कर लिए थे घायल शेर को ढूंढने के लिए, जैसे मक्खियाँ का झुंड जो है भिनभिनाना, किस तरफ भिनभिना रहा है उस तरफ जाता था मैं। अच्छा, जो ये मांस भक्षी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स जो ये मांस खाते हैं, जैसे बर्गर्स वगैरह जो होते हैं, ये किस तरफ उड़ रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो उनका पीछा करके भी जो है शिकार तक पहुंचा जा सकता था। तो ये सबसे अच्छा जो तरीका है, बेस्ट वे है, खून को देखते हुए चलना। खून की लकीरों के पीछे पीछे आप चलते रहिए। लेकिन एक चीज़ और है, हमेशा घाव से खून नहीं गिरता है। मुश्किल ये भी है कि हमेशा आप सोचें कि चलो घाव को, कोई घाव ऐसे होते हैं उनसे खून गिरना बंद हो जाता है, तब फिर उनके पग जो पड़ रहे हैं, उनके जो पग मार्क हैं, उनके जो क्या पग मार्क ही कहूँगा, या फिर उन घासों के ऊपर जो सॉफ्ट घास होती है जिनके ऊपर बैठा हो या उठा हो, वो धीरे धीरे उठ रही हो, या झाड़ियों से रास्ता बना हुआ हो, घुसते जाए और रास्ता बनते जाए, ऐसे भी मैं पहचान लेता था। अच्छा, एक चीज़ और है, इनको खोजना कठिन या आसान कैसे हो सकता, मतलब ये इन पद से खोजना या जानवर को कठिन है या आसान है, मतलब ये डिपेंड करता है उस जगह की जमीन के ऊपर और किस जानवर का पीछा किया जा रहा है। देखिए, अगर किसी बाघ या तेंदुए का पीछा किया जा रहा है तो उसके गद्देदार पाँव हैं, तो वो चीज़ सॉफ्टली पड़ रहे हैं। और किसी घुरड़ के और हिरन का है तो उनके जो है खुर होते हैं, तो खुर के निशान हैं। तो इस तरह से कई तरीके जो हैं इनको पता थे कि ढूंढने के लिए अपने शिकार को। ये इसीलिए जो है बड़े महान शिकारी थे, बहुत जंगल के मास्टर थे, जिसको बोलते हैं मास्टर। जिस स्थान पे ये खड़े थे, ये बहुत बढ़िया जगह थी निशान खोजने के लिए, उस बाघ के निशान को खोजने के लिए। लेकिन किस्मत और समय शेर के साथ अच्छा चल रहा था। इनको ये डर था कि जितना समय बीतता जाएगा उतनी जल्दी जल्दी उसका घाव जो है बढ़ता रहेगा, और घाव जिस दिन उसका भर जाएगा उसको फिर तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। और इस बात से इनको टेंशन बढ़ने लगा था इनका। तो उसी रास्ते में करीब 100 गज चलने के बाद इनको पग चिन्ह जो थे वो मिलने बंद हो गए। वहाँ से एक रिंगल जानते हैं आप लोग, ये अपना पहाड़ी बांस जो होता है, पतली पतले से सरकंडे से खूब ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो उसका एक झुरमुट था। तो इनको यकीन हो गया कि वो बाघिन जो है अब इस झुरमुट के अंदर घुस गई है। तो अब ये था कि अगर बाघिन इनके ऊपर अटैक करती है तब तो ये उसको इजीली मार देंगे, और अगर नहीं करती तो क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उस रिंगाल के जो झुरमुट था उसके अंदर जाना शुरू किया। और जैसे इन्होंने थोड़ा सा अंदर चले थे तो घुरड़ के भौंकने की आवाज़ आई, काकड़ के, घुरड़ या काकड़ जो भी था उसकी आवाज़ आई। और फिर वो दोबारा फिर आई आवाज़। अब इनको लगा कि ये जो बाघिन है ये इस झुरमुट से निकल गई है और किसी खुले मैदान की तरफ जा रही है। तो लिहाजा ये भी जो है वहाँ से बाई तरफ घुरड़ की जो आवाज़ थी उस दिशा की तरफ चल रही है। अब घुरड़ लगातार भौंक रहा था, लगातार उसकी आवाज़ आ रही थी, और ये उस दिशा में जा रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं खुला मैदान दिख ही नहीं रहा था। थोड़ी देर में घुरड़ का भौंकना बंद हो गया, और ये जो क्या बोलते हैं यार, ये जो पक्षी होते हैं, फीज चिड़िया यार, क्या कहते हैं यार, कलीज फीजेंट्स, उनका कुछ किटकिटाना इनको सुनाई पड़ा। लेकिन इनको ये लग रहा था कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं। उनकी आवाज़ों को सुन के इनको लग रहा था कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि मुझे अपने ऊपर बड़ा फख्र था एक टाइम में कि मैं जंगल की हर तरह की आवाज़ को, हर चीज़ को पहचान लेता हूँ। जरा सी आवाज़, कोई भी चिड़िया का, किसी पक्षी का, किसी कीड़े का, मतलब जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जंगल की एक एक आवाज़ से मैं परिचित हूँ। और ये मुझे अभ्यास के थ्रू आया था। ये मैंने जो प्रैक्टिस करी थी, जो मैंने इतने टाइम जंगलों में भटका था बचपन से लेके आज तक, उस प्रैक्टिस से मुझे जो है जंगल को समझने में आसानी हुई थी। एक मिनट, कॉल आ रही है, डिक्लेन कर दूँ। लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ अलग थी।
इनके एक कान का पर्दा फट चुका था और इनको अपनी आंखों के ही भरोसे इनको चलना था। एक बात तो निश्चित थी कि शेर इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन में था। शेर की पोजीशन इनसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसका वो पॉजिटिव वे में ज़्यादा बेटर था, ये नेगेटिव वे में थे। मतलब इनके ऊपर खतरा ज़्यादा था। ये जब एक दूसरे की जानलेवा स्पर्धा में हैं, मतलब ये भी मारने के चक्कर में उसको मौका लगे वो मार दे, और दोनों उसमें हैं, और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि जो दोनों के लिए अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। मेरा बात समझ रहे होंगे आप लोग, ये दोनों के लिए अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। खैर, इन्होंने आंखों से ही जो है शेर को ढूंढना शुरू किया। बार बार सांभर, अच्छा ये जो जंगल था यहाँ पे कई तरह के जानवर थे। यहाँ पे सांभर, काकड़, घूरड़, बंदर, लंगूर, मतलब इनकी जो है बार बार कॉल आ रही थी, चेतावनी वाली कॉल आ रही थी। लेकिन अब ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ये क्या कर रहे थे, अब इनका सारा ध्यान जो है अपनी आंखों पे था और उसके पग चिन्हों को ढूंढने में था। अब वो शेरनी जो है एक पहाड़ी पे चढ़ती हुई जा रही थी। जो चढ़ रही थी फिर थोड़ी देर बाद रुक जा रही थी, फिर थोड़ा चढ़ रही थी, फिर रुक जा रही थी। यानी कि क्योंकि जख्मी थी, थोड़ा थोड़ा करके चल रही थी और थोड़ा थोड़ा करके रुक जा रही थी। और कई बार तो वो सीधी सीधी चल रही थी और कई बार वो आड़ी तिरछी होकर चल रही थी, जिग। कभी ऐसे चली जाए, फिर वहाँ से ऐसे आ जाए, फिर सीधी चल जाए, फिर इधर को चली जाए। तो मतलब आड़ी तिरछी होकर के भी चल रही थी और कई जगह पे सीधी भी चल रही थी, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि उसका जो है पीछा किया जा रहा है। अब जब ये पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो वहां पे करीब 100 गज का एक घास का मैदान था, जिसके थोड़ा दूरी पर झाड़ियाँ थी, झाड़ झंकार बोलते हैं ना, झाड़ झंकार थे। तो जो इधर जो बाएं तरफ वाली जो झाड़ थी, झंकार थी, उससे और जो दाहिनी तरफ वाली जो झाड़ झंकार थी, उसके बीच की दूरी करीब 30 गज थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस जो मेरे बाएं तरफ वाली झाड़ झंकार है, इस पर जाके देखता हूँ पहले। तो ये मैदान से होते हुए जैसे ही ये उस झाड़ के करीब 1-2 गज नज़दीक पहुँचे, तो इनको दूसरी तरफ से एक सूखी लकड़ी के चटकने की आवाज़ आई, जो संभवतः किसी भारी जानवर के पांव के नीचे आके दबने से टूटी होगी। तो ये यहाँ से लौट गए और उस दिशा में चले गए। यहाँ पे ये बताते हैं कि मेरे आज के दिन की ये मेरी दूसरी गलती थी। पहली गलती क्या थी? पहली गलती वो थी जो मैं इतनी जोर से चिल्लाया था, हाँ भाई लकड़ी लकड़ी जलाओ, पानी वानी चढ़ाओ, चाय वाय बनाओ। तो वहीं पे शेरनी थी, मुझे जोर से नहीं चिल्लाना था। अगर मैंने वहाँ पे चिल्लाया नहीं होता तो शायद बाघ मैं उसको मार चुका होता अभी तक। और दूसरी गलती ये जो ये बाद में इनके आदमियों ने बताई, इनको बाद में पता चली अपनी दूसरी गलती। और ये दूसरी तरफ गए, वहाँ जाकर जिस तरफ से इन्होंने वो चटकने की आवाज़ सुनी थी, वहाँ जाके ढूंढा ढांढा, देखा दाखा, कुछ भी नहीं था वहाँ। अब जब कुछ नहीं मिला तो ये लौट के फिर मैदान की तरफ आए। जब मैदान की तरफ आए तो इनके आदमी जो ऊपर से सीटियाँ बजा रहे थे, तो इन्होंने इशारा करके या हाँ भाई मैंने देख लिया, तुमको बोलो क्या है। तो वो उन्होंने इशारे से बताया ऊपर ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे। यानी कि उनका बोलना ये था कि ये शेरनी जो है पहाड़ी के ऊपर आई है, ऊपर आकर के यहाँ से नीचे उतर गई है। तो ये जितना तेज हो सकते थे ये उस पहाड़ी के ऊपर दौड़ते चले गए। ये पहाड़ी के टॉप पे पहुंचे तो वहां से इन्होंने देखा नीचे ढालू पे सूखी घास को जला दिया गया था। किसी ने जला दिया होगा कभी। और वो कल रात जो बारिश हो गई थी, उस बारिश की वजह से वो राख और पानी मिलके कुछ राख का कीचड़ सा हो गया था, जिससे बाघ के पांव के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अब इन्होंने उस बाघ का पीछा करना शुरू किया। वहीं से एक ढाल शुरू हो गई थी। अब ये भी उस ढाल पर उतरने शुरू हुए। अब ये ढाल जो है उस जगह तक आ रही थी जहाँ पे वो जलधारा मिल गई। जब ये तल्लाकोट जा रहे थे तो जिस जलधारा को इन्होंने, जिस गाड़ को, जिस गधेरे को इन्होंने पार किया था, फिर जाके मैदान मिला था, फिर लड़कियां मिली थी, याद होगा आपको, उसी जलधारा में ये पहुंचे। तो बाघिन ने पहले इनसे काफ़ी पहले पहुंच के वहाँ पे थोड़ा लेटी। वो लेटने के बाद उसने वहाँ पे पानी वानी पिया। पानी वानी पीने के बाद में वो सामने की पहाड़ी में ऊपर की तरफ चली गई।
अब ये वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने भी मुआयना किया, फिर अपने आदमियों को अपने पास बुलाया। और जब इनके आदमी इनके पास आए तो कहने लगे कि मतलब जो बातें हुई इनके आपस की, जो भी होंगी, वो सब तो कि भाई आज का दिन तो जो है असफलता से भरा हुआ रहा। लेकिन इनके आदमी कहने लगे, नहीं साहब, बड़ा रोमांचक था, हम लोग वहाँ से आपको देख रहे थे, वहाँ से बाघिन को देख रहे थे, और ये वो। और ये कह रहे मेरे लिए भी रोमांचक था, क्योंकि मेरे लिए सबसे बढ़िया प्रिय खेल है पीछा करना और शिकार करना। और उस चट्टान से, जिससे वो गड्ढा था, जिसमें सूखी पत्तियां और खून था, वहां से लेकर के ये जलधारा तक की जो डिस्टेंस थी, ये लगभग 4 मील थी, जो इन्होंने 7 घंटे में पूरी करी थी। यानी कि 7 घंटे ट्रैकिंग करी थी। अंधेरा हो गया था, तो इन्होंने अपने आदमियों से बोला, भाई अब चलो वापस चला जाए, अंधेरा हो गया है, और कल दोबारा इसको ढूंढने के लिए आएंगे। तो जब ये अपने कैंप में पहुंचे तो रात का 8 बज गया था। दोस्तों, मेरा वीडियो, क्योंकि मेरे को लगा कि इसको मैं अगर रोकूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक पूरा खींच लाया। थोड़ा सा टाइम है, लेकिन आप देख लीजिएगा दोस्तों। और मैं भी अब अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें, और परमिशन दीजिए दोस्तों अपने इस दोस्त को। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती, जय भारत माँ।